अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 6 मार्च है और जुमे का दिन। अभी ये रात का वक्त है। जब वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो हो सकता है 7 मार्च हो, हफ्ते का दिन। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी अच्छी खबरें। सबसे पहले तो मैं अच्छी खबर से इस वीडियो का आगाज़ करूंगा। आपको बताता हूं कि जीएसपी प्लस स्टेटस यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान के लिए उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। बड़ी ज़बरदस्त ये खबर है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के लिए। यानी अब यूरोपियन यूनियन को जो हम माल प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी तरह हमें स्पेशल स्टेटस के तहत 20% ड्यूटी कम होगी हमारे जो दूसरे ममालिक जो वहाँ पर माल भेज रहे हैं उनकी निस्बत, जिससे हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा। अब आगे हमारी दुआ ये है कि ये जो मुनाफा उनको मिले वो अपने जो वर्कर्स हैं उनमें भी थोड़ा हिस्सा उसको दे दें, कोई बोनस दे दें, कुछ कर दें। लेकिन पाकिस्तान 2022 तक जीएसपी प्लस स्टेटस यूरोपियन यूनियन का वो पाकिस्तान के पास है। और आपको पता है इस साल में पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि टेक्सटाइल में जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करने की, इसलिए कि वो 25 बिलियन ये कैपेसिटी है और वो ऑलरेडी 26 बिलियन डॉलर के ऑर्डर वो आ चुके हैं। तो आप देखें काम हो रहा है भरपूर अंदाज में। कोरोना वायरस का जो मामला है उससे कुछ थोड़ी सी बिज़नेस में कमी आने की आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी, जो एशियन बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट होगा को 3-4 बिलियन डॉलर का। और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसमें बेरोज़गार भी होंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है जीएसपी प्लस की वो ये मैं बताता हूँ कि ये क्यों आई है और इसका क्या इसका मतलब है इमरान खान की हुकूमत के लिए। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल बात भी करना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अब ये कहा है कि जिन लोगों ने उनको यकीन दिलाया था जिस वक्त वो इस्लामाबाद धरना देने आए थे मुज़ाकरात में कि जनाब ये बस जनवरी आखिरी महीना होगा इमरान खान की हुकूमत का और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लिया जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि वो कौन लोग हैं मैं बताऊँगा। उन्होंने कहा वक्त आ गया कि मैं उस साजिश को बेनकाब करूं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा, ये मैं इसमें आपको बताऊंगा सारी सूरत हाल, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कहा था लाहौर में कि मुझे सब पता है कि वो कौन लोग हैं जो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी मौलाना ने बताया भी है, थोड़ा इंदिया भी दिया, उनके कुछ करीबी साथियों से भी मेरी बात हुई है, तो आपके साथ अभी शेयर करेंगे कि ये इस किस्म का तासुर या इस किस्म की गुफ्तगू किसने मौलाना को ये सब कुछ ये बताया या जो बात की। दूसरा थोड़ा इंडिया का ज़िक्र करेंगे कि वहाँ पर जो मोदी को जो भी ललकार रहा है, जो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक फैशिस्ट हो, तुम एक बुरे आदमी हो और इंडिया के अंदर तुम ये जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो और ये जो कश्मीर के अंदर तुम कर रहे हो ये गलत है, उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया जाता है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इससे पहले ख़त लिखा था, उनके ख़िलाफ़ भी पर्चा दर्ज कर लिया गया था। अब जावेद अख्तर जो शबाना आज़मी के घर वाले हैं, उसके हस्बैंड हैं और बहुत मशहूर शायर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, आप ये सोचेंगे उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया है मुंबई की पुलिस ने कि जनाब आप गद्दारी। और ये वैसे कहा गया कि आपने नज़म लिखी है, लेकिन दर हकीकत जो सारा इंडियन मीडिया बता रहा है, जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि इन्होंने मोदी को एक फ़ैशिस्ट कहा था और फैशिस्ट क्योंकि इमरान खान ने मोदी को कहा और साथ ये कहा था कि आप जर्मनी नाजी जो थे उनसे इसकी ममासलत है आरएसएस की और ये उसी तरह अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाह रहे हैं। तो ये बात मोदी को बड़ी लगती है सीने में जाके, तो उन्होंने जनाब जावेद अख्तर पर भी न सिर्फ पर्चा दर्ज कराया बल्कि एक सोशल मीडिया पर कैंपेन है। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जावेद अख्तर के हक़ में हमें भी ट्विटर पे बात करनी चाहिए, यूट्यूब पे बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक हक सच की बात की है। उन्होंने ये बताया, एक उनकी नज़म भी है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे स्प्रेड करें, उसे फैलाएं, उसको सेंड करें, क्योंकि बड़ी एक बहादुर एक उनकी ये काविश है, उनकी ये कोशिश है जिसमें उन्होंने मोदी को
बिल्कुल एक्सपोज़ किया। दूसरा आप देखें जो जुल्म कर रहा है भारत, उसका नतीजा आप देखें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर तनकीद की थी कि वो वहाँ पर ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने ईरानियन एम्बेसडर को इंडियंस ने बुला लिया। तो उस पर फिर जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं ख़ामेनेई, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं भारतीय, और इन्होंने इस्लामी दुनिया से इनको हम आइसोलेट करेंगे और ये गलत कर रहे हैं और ये ना करें, बिल्कुल दबा के। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। उसके बाद अफ़गानिस्तान में आप देखें, अफ़गानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस और अशरफ गनी की मिल के हुकूमत है, और वो इंडियन ट्रुप्स को बुलाने की भी बात कर रहे हैं, और कई बिलियंस डॉलर जो हैं इंडिया ने वहाँ पर स्पेंड किए हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन अफ़गान मुसलमानों को, उन नौजवानों को। सड़क पे निकल आए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर लोग, इंडिया के झंडे जलाए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि जो मुसलमान भाइयों के साथ तुमने जुल्म किया है, तुम्हें इस हवाले से बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था 30-35 से ज़्यादा लोग बेचारे बेगुनाह मारे गए आज वहाँ पर काबुल में, और तालिबान ने बिल्कुल इस हमले से लाताल्लुकी का इज़हार किया। उन्होंने कहा हम पब्लिक प्लेसेस पे हमला ही नहीं करते, और ये यकीनन समझ आ रही है कि ये भारत की राह की साजिश थी। क्योंकि आप देखें वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल्ला थे, वहाँ पर हामिद करज़ई थे, वो महफूज रहे हैं, उनको टारगेट नहीं बनाया गया, लेकिन आम आदमियों को टारगेट बनाया गया। अगर वो हमला अब्दुल्ला और हामिद करज़ई पे था तो वो कैसे बच सकते थे? 40 आदमी जहाँ पर मर गए हों, आगे सीधी लोगों ने गोलियाँ मारी हों। लेकिन जो मीडिया है, प्रो भारतीय मीडिया, वो इसको यही बयान कर रहा है कि जनाब ये तालिबान ने किया है। लेकिन तालिबान ने मुकम्मल तौर पर, बड़ी फौरी तौर पर, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये कहा कि जनाब ये हमने नहीं किया। अब आ जाएँ ज़रा, अच्छी खबर है, कितनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको नेशनल मीडिया पे वो खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद, उन्हीं की वो कंट्रोवर्सी नज़र आएगी। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं, ये जो बुनियादी तौर पर ये जो कैंपेन है, ये अमेरिका से ये सब कुछ फंडिंग की गई है, कनाडा से फंडिंग की गई है। और ये जो अमेरिका के अंदर जो कैंपेन है, उसका स्लोगन था माई बॉडी माई चॉइस। और ये किसकी कैंपेन थी? वहाँ पर जो गेज़ राइट के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमजन्स परस्त हैं, उनकी कैंपेन। और फिर वो जो ख़वातीन अबॉर्शन कराना चाहती हैं वहाँ पे, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, उनको पता है ये कि रिपब्लिकन इस बात की इजाज़त नहीं देते, जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस भी इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो बहुत सारी रियासतों में अबॉर्शन का राइट नहीं है ख़वातीन को। तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो अंडर इन्फ्लुएंस ख़वातीन है, उनकी ये कैंपेन है माई बॉडी माई चॉइस। और ये पाकिस्तान में इसका तर्जमा कर लिया गया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि ये जो औरतों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये उसके ख़िलाफ़ नहीं है। इसका एक हिडन एजेंडा है। ये यहाँ पर बेरारवी उरियानियत फैलाने की कोशिश है। और ये बिल्कुल आप मारवी सरमद साहबा की और दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वेस्टर्न लिबरल्स, उनकी वीडियोज़ उठा के देख लें। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे, और फिर ये भी कहते हैं कि ये सारा यहाँ पर जो मजहबी ग्रुप हैं, ये 62-63 आइन की जो शिकें हैं, जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान का हुक्मरान एक दयानतदार आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, वो कहते हैं जनाब ये खुराफात हैं, ये किसी डिक्टेटर की आई हुई हैं, इनको निकाल बाहर करें। बड़ा मुद्दा ये है कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे। तो ये बेसिकली ये वो एजेंडा है, और ये हमारी मासूम बच्चे, हमारी बच्चियों को, बहनों को ये गुमराह करने की साजिश है। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये कोई वुमेन राइट्स की बात है। ये उन राइट्स की बात है जो पाकिस्तान के मुआशरे में, पाकिस्तान के कल्चर में, हमारे मज़हब में इनकी इजाज़त ही नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क कभी भी, पाकिस्तान कभी भी सेकुलर नहीं बन सकता, इसलिए कि ये मज़हब के नाम पर हासिल किया गया, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, टू नेशन थ्योरी के नाम पर हासिल किया गया। तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन राइट है उनका, वो असम्बल हों, वो एहतजाज करें, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात की इजाज़त ना कभी उसने माजी में दी, ना कभी अब देगी। और ये एक बड़ा अफसोसनाक है मामला कि जो असल इश्यूज़ हैं उनसे हट के तो इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अब ज़रा मैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, GSP+ में आपको बता दूं, आप देखें कि पूरी दुनिया क्या कह रही है। GSP+ स्टेटस इसलिए दिया गया कि यहाँ पर उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि गवर्नेंस ठीक है, यहाँ पर जो वर्कर्स के राइट्स हैं वो ठीक हैं,
यहाँ पर जिस सिमत में मुल्क जा रहा है वो डायरेक्शन ठीक है, इसलिए हम आपको ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनकी इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करने के लिए जब वेस्टर्न यूरोपियंस या अमेरिकन ये समझते हैं कि ये मुल्क सही सिमत में जा रहा है, वर्कर्स के राइट्स का ख्याल किया जा रहा है यहाँ पर और इंसानी हकूक़ का भी ख्याल किया जा रहा है, तो उनको ये स्टेटस देते हैं। इंडिया का ये स्टेटस कैंसिल हो गया 2019 में। जीएसपी का जो स्टेटस इंडिया के पास था वो ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान का जीएसपी प्लस था उसको अब आगे कंटिन्यू किया जा रहा है और अगला जो रिव्यू है वो 2022 में होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट भी जा रही है यूरोपियन यूनियन वो 20% कम उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका कितना फ़ायदा है हमारे ट्रेडर्स को, हमारे जो ताजर हैं, हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्शन हो रही है और मंडी वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर वो चीज़ें भेज रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि रिकॉर्ड जो हैं वो टेक्सटाइल हमारे ऑर्डर इस दफ़ा आए हैं और अब मज़ीद अगर ऑर्डर लेने हैं तो उसके लिए मज़ीद फैक्ट्रीज़ लगाना पड़ेंगी। अब ज़रा मौलाना फजलुर रहमान का भी ज़िक्र कर लें दोबारा। वो कहते हैं कि जी मैं बताऊंगा कि मुझे किसने ये गारंटी दी थी। उन्होंने अपने करीबी साथियों को मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम लीग काफ के लीडर थे, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने ये यकीन दिलाया था। अब कौन कौन सा लीडर उनसे मिला मुस्लिम लीग काफ का डेलीगेशन में मिले, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी थे, चौधरी शुजात साहब भी थे, तारिक बशीर चीमा साहब भी थे, उसमें मोनस साहब भी थे, सालिक साहब भी थे, उसमें कामिल अली आगा भी थे। अब बात यह है, मैं चौधरी शुजात साहब को भी जानता हूँ, परवेज़ इलाही साहब को भी जानता हूँ, रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो इस कदर गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि किसी और शख्स ने जो इस डेलीगेशन में हो, वो किसी ने कोई इस तरह का कोई बात की हो उनको राम करने के लिए, या अब जब मौलाना तफसील बताएंगे तो फिर ही उस पर बात हो सकती है। लेकिन मेरी मुस्लिम लीग काफ के जिन लोगों से बात हुई है उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी शुजात साहब ने बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन दूसरी जानब जो इमरान खान साहब की जमात है, उनका जो कैंप है वो ये कहता है कि ये बात हुई है वहाँ से और इमरान खान साहब के नोटिस में ये बात लाई गई और इमरान खान साहब इस बात से बड़े बड़े खफा भी थे और इसमें तहरीक इंसाफ के एक आदमी का भी नाम आ रहा है। अब मैं जब तक कंफर्म ना हो, बड़े अहम लीडर हैं आजकल, ज़रा थोड़े से साइड लाइन हुए हैं कि उन्होंने भी इस तरह की कोई तासुर दिया, कोई बात कही। अब जब तक मौलाना फजलुर रहमान खुलकर ये बयान नहीं करते, और लगता है कि वो ये बयान करेंगे क्योंकि एक कोशिश ये भी हो रही है कि जो तहरीक इंसाफ और उनके अलाइज़ हैं उनके दरमियान भी गलत फहमी पैदा की जाए, उनके दरमियान भी लड़ाई कराई जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर भी रखना डाला जाए। बहरहाल जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अनफोल्ड होगी आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।